यहाँ पर शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारा आज का अगला मुद्दा शो पर बहुत खास है, इसीलिए क्योंकि जब भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं लोग तो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके बेहतर भविष्य के बारे में ज़रूर सोचते हैं। लेकिन अगर आपके परिवार में कोई नया मेहमान आ रहा है तो उस नए मेहमान की परवरिश से लेके उसके जन्म में जितने खर्चे इंक्लूड होते हैं, इसकी प्लानिंग कैसे करें। उसके भविष्य के बारे में तो आप सोचेंगे ही सोचेंगे, लेकिन उस वक्त के खर्चों का क्या जो शायद आपने काउंटर नहीं कर रखे हो, किस किस तरह के खर्च आते हैं, सब मुद्दों पर बात करते हैं। शिल्पा भास्कर कोले, फाउंडर नरी बर्ड फाइनेंशियल वेलनेस, मेरे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पा, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और मेरे ख्याल से आज आप एक ऐसी लिस्ट लेकर आई हैं जहां पर 10 टिप्स आप हमें देंगी। जब कोई भी न्यू बॉर्न आपके परिवार में आ रहा हो, कोई भी नया मेहमान आपके परिवार में आ रहा हो, तो कैसे आप जो है फाइनेंशियली अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ताकि न सिर्फ आप उस जन्म के वक्त जो खर्चे हैं उनको आप पूरा कर पाए, बल्कि उस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए भी जो फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव रखनी होती है आप उसी वक्त रखते हैं। पहला टिप क्या होगा आपका? धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए कविता। और मेरा पहला टिप इसमें रहेगा कि बच्चे के पैदा होते ही सबसे जरूरी चीज, और ये हम कई बार हमें लगता है कि मतलब ये चीज हम बाय डिफॉल्ट कर ही लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नींव बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। अब आप बोले मतलब ये चीज सबको लगता है कि बहुत ही डिफॉल्ट वाली चीज है, पर मैं कहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका बाकी जो कदम है जो हमें लेने चाहिए बच्चे के होने के बाद, उससे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो मेरा कहना है कि फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का जरूर होना चाहिए, और वो आप बिल्कुल 21 डेज के अंदर अंदर बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। सर्टिफिकेट बनाना है, ये एक ज़रूरी कदम जो मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग चूकते होंगे, लेकिन हाँ ज़रूरी है, इसीलिए आपने बताया भी। बताइए अगला टिप क्या होना चाहिए। अच्छा, नॉर्मली जब आप किसी न्यूबॉर्न के आने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो खर्चों के लिहाज से क्या क्या बातें आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। एक इंश्योरेंस है, मेटर्निटी इंश्योरेंस जिसको हम कहते हैं, वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ समय के बाद अगर कवर होता है तो उसका तो आपको ध्यान दे देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जन्म के बाद तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे निकल कर आते रहते हैं, जो शायद अगर आप पहले से माता पिता नहीं है तो आपको शायद वो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही होगा। शिल्पा। बिल्कुल कविता, बच्चे के होने के बाद और जब बच्चा आपके घर में कदम रखता है तो बहुत सारी ऐसे खर्चे निकल के आती हैं जिनका आपने पहले सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ये भी आएगा और वो भी आएगा। एक सिंपल सी बात लेके चलते हैं, जैसे न्यूबॉर्न हुआ तो उसकी फीडिंग की बात आती है। तो बहुत बार माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती, तो ऐसे केसेस में बच्चे को टॉप फीड करना पड़ता है, और वो जो कॉम्बिनेशन फीड या टॉप फीड देना पड़ता है उसका खर्चा काफी ज्यादा निकल के आता है। अगर आप एक बॉटल एक टिन की बात कर रहे हैं जो आपको एक महीना चलेगा आपका, वो आपको ऑलमोस्ट 2,000 या 3,000 रुपए भी लग सकता है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है, नंबर वन। दूसरे ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे बच्चे के लिए कैरियर या एक प्रैम आप लोग खरीदेंगे तो उसका भी एक खर्चा आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे चीजें हैं जो घर में अभी जुड़ेंगी और नहीं आप लेंगे। तो मेरा कहना है कि दूसरा जो आपका स्टेप होना चाहिए वो है आप एक सिंपल सा एक बजट बनाइए, एक सिंपल फाइनेंशियल प्लान बनाइए कि इमीडिएटली अगले 1 साल में बच्चे के क्या क्या खर्चे आपको नजर आ रहे हैं, तो वहां से शुरू कीजिए और इनका आप एक लिस्ट बनाते जाइए। अभी इसके अलावा जैसे कह रही थी कि कुछ भविष्य के भी गोल्स हैं जिनके बारे में सोचना है, और इंश्योरेंस भी जरूरी है। तो तीसरा मैं कहूंगी बहुत जरूरी जो कदम है वो है आप एक विल लिख लीजिए। और मैं बहुत बार ये नोटिस करती हूँ कि लोग इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है कविता, लेकिन ये एक बहुत जरूरी कदम है। तो अगर आप माँ बाप हैं तो आप एक जॉइंट विल लिखिएगा, क्योंकि एक फियर आता है, एक जो हमारी एक वरी होती है बच्चे के होने के बाद, वो है कि इसके बाद बाय चांस हमें कुछ हो गया तो बच्चे को कौन संभालेगा, बच्चे की देखरेख कौन करेगा, बच्चे के हमने जो अभी तक धन इकट्ठा किया है बच्चे के लिए, वो उस बच्चे तक कैसे पहुंचेगा। तो मेरा कहना है कि एक विल लिखिएगा, आप मिलकर माँ बाप मिलकर लिखिएगा, जिसमें आप बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई करें कि बच्चे के क्या क्या नीड्स हैं, और उन वो जो नीड्स हैं उनके लिए खर्चे आपके धन से कैसा कैसे होगा, नंबर वन। और विल में ये भी बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कीजिएगा कि गार्डियन बच्चे का कौन रहेगा अगर माँ बाप नहीं हो तो, क्योंकि ये चीजें हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन
बहुत बार ये हो चुका है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि माँ या बाप या दोनों माँ-बाप नहीं है बच्चे के, और इस सिचुएशन में रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, ग्रैंड पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि अभी आगे कैसे प्लान किया जाए। तो आप अपनी सारी इच्छाओं को विल में ज़रूर लिखिएगा और इसमें बहुत ही साफ-साफ ये चीज़ें बताइए, क्योंकि अगर आप विल नहीं छोड़ते, तो आपकी जो धनराशि है वो सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली डिवाइड होगा, और इस केस में आपका जो नया मेहमान है घर में, हो सकता है कि उस बच्चे को जो आप चाहते हैं उसे मिले, उस धनराशि या वो जो जो देख-रेख हो, वो उसे ना मिले। तो ये तीसरा पॉइंट मैं बोलूँगी। और इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, तो इसमें चौथा और पाँचवां पॉइंट आता है कविता। तो चौथा पॉइंट होगा कि आपका एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर होना चाहिए इस स्टेज पे। होता क्या है कि जब आपके फैमिली में एक डिपेंडेंट जुड़ जाता है, जिसकी पूरी जो जो पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आपके इनकम पे डिपेंडेंट है, तो ये सोचिए कि अगर आप नहीं हैं, तो ये पैसे कहाँ से आने वाले हैं, ये रिसोर्सेज कहाँ से आने वाले हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि चौथा जो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि अगर आपके पास ऑलरेडी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उसको आप अपडेट कीजिए, बच्चे को भी बेनिफिशियरी बनाइए, या इस चीज़ को आप विल में लिखिए कि मेरे टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से बच्चे की भी देख-रेख होनी चाहिए। ये एक हो सकता है। या तो अगर आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया ही नहीं है, तो प्लीज़ जाके ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं इंश्योरेंस प्लस सेविंग्स की बात नहीं कर रही, एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रही हूँ, जिसमें आपको अधिक से अधिक कवर मिल सकता है। जी। और आते हैं शिल्पा, 5वें पॉइंट पे। जी, जी, बताइए। शिल्पा, अक्सर यहाँ पर ये भी देखा गया है कि बच्चे के जन्म के बाद थोड़ा-सा फाइनेंशियल प्रेशर, अगर कपल वर्किंग हो, अगर दोनों ही कामकाजी हों, तो क्योंकि कुछ केसेस में जो मदर्स होती हैं वो वापस नौकरी नहीं करती हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि वो मैटरनिटी जितनी भी उनको मिलती है लीव्स, वो लेकर वापस जॉब चली जाती हैं, जॉब के चली जाती हैं। कई बार वो अपनी मैटरनिटी लीव्स को एक्सटेंड भी कर लेती हैं और कई बार उसमें से कुछ हिस्सा अनपेड भी होता है। जो अचानक से एक पार्टनर के ऊपर या आपके स्पाउस के ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर आता है, उसको तो हमें पहले ही फिगर आउट कर लेना चाहिए, पहले ही फैक्टर इन कर लेना चाहिए, उस पर बातचीत पहले हो जानी चाहिए, उसी के मुताबिक प्लानिंग भी शुरू हो जानी चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने ये बहुत सही पॉइंट उठाया। तो ये जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपका सेकंड स्टेप है, इसमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आगे चल के एक पेरेंट का काम है बच्चे को सँभालना, घर में रहना और अगले कुछ 4-5 साल बच्चे के साथ रहना, तो जो दूसरा पेरेंट है, जिन पे पूरा इनकम कमाई का दबाव आ जाता है, क्या वो सँभाल पाएँगे इस चीज़ को? क्या वो कर पाएँगे? और उनको किस टाइप की इनकम सोच के आगे चलना है? तो ये मतलब ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कविता, और थैंक यू कि आपने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। तो अब ये बताइए कि बच्चे को लेकर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या बदलाव करने होंगे? आप बिल्कुल मेरे 5वें पॉइंट पे आ गई। तो अभी आप देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, जहाँ पे हस्बैंड, वाइफ और शायद आपका एक और बच्चा ऑलरेडी हो, तो इन तीनों का अगर आपने ऑलरेडी कवर ले रखा है, तो आपका 5वां कदम होना चाहिए, और ये भी बिल्कुल इमीडिएट चीज़ है कि आप अपने न्यूबॉर्न बच्चे को, जो नया मेहमान है घर पे, उसको भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ज़रूर जोड़िएगा, और ये भी जल्द से जल्द कीजिएगा। तो अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिस भी कंपनी से आपने ली है, उस कंपनी से बात कीजिए और प्रोसेस समझिए और प्रोसेस शुरू कर दीजिए कि अपने बच्चे को भी आप उसमें जोड़ दें। तो वो सिर्फ़ आपको बर्थ सर्टिफ़िकेट माँगेंगे और उस हिसाब से ये भी हो जाएगा। लेकिन यही वो समय है जहाँ पर शिल्पा, बहुत सारे माता-पिता जो हैं अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अगर आप थोड़े से भी इन्वेस्टमेंट की ओर आपका झुकाव है, तो आप समझदारी से अपने बच्चे के भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई-लिखाई के लिए निवेश शुरू कर देंगे। कुछ नहीं तो आप म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी या फिक्स्ड डिपॉजिट में ही कुछ रकम डाल देंगे। अच्छा, इस समय ना जब नया नया मेहमान घर में आता है तो आपको बहुत सारे तोहफे भी मिलते हैं, और तोहफों से मेरा मतलब है आपको बहुत सारे फाइनेंशियल गिफ्ट्स भी मिलते हैं। जो माता-पिता होते हैं, जो ग्रैंडफादर होते हैं, या जितने भी आपके घर के बुजुर्ग होते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ देता ही है। अब इस तरह के जो फाइनेंशियल गिफ्ट्स, या अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, उनको आप कैसे स्मार्टली इन्वेस्टमेंट के रूप में इस्तेमाल करें?
बिल्कुल, तो मैं कहूँगी इसमें कविता, पहला जो चीज़ आपको करना है और ये हमारे छठे पॉइंट पे हम आते हैं अभी, वो है कि एक सेविंग्स अकाउंट भी आप अपने बच्चे के लिए तुरंत खोल सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड की के भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप बर्थ सर्टिफ़िकेट लेके और आपकी आइडेंटिटी प्रूफ और आपके एड्रेस प्रूफ को लेके बच्चे के लिए खाता खुलवा सकते हैं, एक सिंपल सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो मेरा कहना है कि जब ये गिफ्ट्स और ये तोहफ़े आने लगते हैं, पहला काम जो आप कर सकते हैं कि ये अपने बच्चे के लिए अलग से उसके सेविंग्स खाते में डालना शुरू कर दीजिए। तो होगा क्या कि आगे जाके जब आप निवेश के बारे में सोचना शुरू करेंगे, मतलब 6-8 महीने के बाद, तो फिर आप इस अकाउंट को अपने बच्चे के निवेश वाले खातों से जोड़ सकते हैं। तो एक बार आपका सेविंग्स अकाउंट खुल गया कविता, तो बहुत सारे और ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। जैसे आप फिक्स्ड डिपॉज़िट्स कर सकते हैं बच्चे के लिए, रिकरिंग डिपॉज़िट्स कर कर सकते हैं, उनके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। और जैसे-जैसे हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की, तो इक्विटी में पैसा डालना भी ज़रूरी है, स्पेशली जब हम बहुत आगे के गोल्स के बारे में सोचना शुरू करें, जैसे बच्चे की कॉलेज एजुकेशन कैसे होगी, बच्चे का हायर एजुकेशन कैसे होगा। और काफ़ी लोग बच्चे की शादी के लिए भी सेव करना शुरू करते हैं बहुत ही अर्ली मोमेंट से। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप देखें आप इक्विटी में कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के रूट से बच्चे के अलग-अलग लक्ष्य के लिए। शिल्पा, यही वो समय है जब आपको अपने बच्चे की पढ़ाई-लिखाई, उनकी स्कूलिंग और उच्च शिक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। इमीडिएट गोल तो मेरे जी, ख्याल से स्कूलिंग का शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम जानते हैं कि एडमिशन्स अपने आप में एक बहुत बड़ा हाई कॉस्ट मामला हो गया है। बच्चे के 2 ढाई साल के होते ही आपको उनको किंडरगार्टन और तमाम तरह की स्कूलिंग्स में डालना होता है। बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी एक खर्चा आता है, जहाँ पर आप अपने बच्चों को केवल पढ़ाई-लिखाई नहीं, बल्कि और भी तरह के हुनर और स्किल्स सिखाना चाहते हैं। तो ये वो खर्चे हैं जो अच्छे से प्लान किए जा सकते हैं, और मेरे ख्याल से आप बेबी प्लान करें उससे कहीं समय पहले ही मेरे ख्याल से इसकी सोच विचार करके आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन ये जो खर्चे आ रहे हैं, इनके लिए बच्चे के जन्म से अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो कैसे करें? पहला तो गोल स्कूलिंग का होगा, किंडरगार्टन के खर्चे को लेकर होगा। जी। बिल्कुल, कविता, तो इसको आप स्टेज में डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। तो पहला स्टेज आपका हो गया बच्चे का किंडरगार्टन और उसका डे केयर का जो समय है जब वो बहुत छोटी है। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। अभी मेरा कहना है कि जब आप डे केयर और किंडरगार्टन की बात करें या बच्चे के प्राइमरी स्कूल एजुकेशन की बात करें या मिडल स्कूल एजुकेशन की भी बात करें, तो ये जो 3 स्टेज है, मेरा कहना है कि इस स्टेज में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने पे ज़्यादा फ़ोकस मत कीजिए, क्योंकि आपके आपके पास भी एक लिमिटेड इनकम है और उस लिमिटेड इनकम में ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप ये पैसे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे लगाइए। तो लॉन्ग टर्म के बारे में अगर हम सोचें तो बच्चे का हायर स्कूल एजुकेशन हो गया, उसका कॉलेज एजुकेशन हो गया, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। तो ऐसे जो लक्ष्य हैं वो काफ़ी दूर हैं, मतलब 18 साल हैं आपके पास, 15 साल हैं। तो आप चाहेंगे कि आपकी जो इनकम में से आप बचत कर रहे हैं और निवेश करना चाहते हैं, उनको आप इन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लगाइएगा। और जो आपके मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, और ये जो जैसे आप स्कूल एजुकेशन की बात करें कविता, या किंडरगार्टन की बात करें, ये मेरे ख्याल से रिकरिंग गोल्स हैं। ये हर साल ये एक खर्चा निकल के आता ही है आपका और हर साल ये खर्चा रहने ही वाला है। तो क्यों ना आप इसको अपने एनुअल बजट में ही लेके चलें कि मेरी जो भी इनकम होगी, मेरी जो कमाई होगी साल की, उसमें से एक पार्ट मैं अलग करके रखूँगी और उसको मैं या तो एक छोटे से फ्लेक्सिबल फिक्स्ड डिपॉज़िट या फ्लेक्सिबल रिकरिंग डिपॉज़िट में छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशंस अपने इनकम से लगा के उसके लिए अलग से अमाउंट इकट्ठा कर लूँगी। या तो वो जब समय आएगा मेरे पास उसके लिए अमाउंट रहेगा अपने कमाई से। तो मेरे ख्याल से जितना हो सके ये जो रिकरिंग आपके गोल्स रहेंगे अगले कुछ साल के लिए, उनके उनके लिए आप ये सोचेगा कि ये मेरी कमाई से निकल के आ जाएगा। और जो आप निवेश कर रहे हैं वो आप थोड़ा आगे का सोचिएगा, क्योंकि अपने बच्चों के निवेश के अलावा आपको अपने लिए भी निवेश करना है। आपकी जो कमाई है अभी उसमें से आपको अपने रिटायरमेंट के लिए भी थोड़ा-सा अलग से निकाल के उसको भी निवेश करना है। और आपके और भी गोल होंगे, जैसे आपको 2 साल में कहीं हॉलिडे के लिए जाना होगा, कहीं छुट्टी पे जानी होगी, या आपको कार खरीदना होगा या घर खरीदना होगा। तो बहुत सारे हमारे ऐसे कंपीटिंग गोल्स होते हैं। तो जब इतने सारे कंपीटिंग गोल्स हो तो मेरा कहना है कि जो आपके रिकरिंग गोल्स हैं, जो आपको पता है कि हर साल ये खर्चा होने ही वाला है, तो क्यों ना उसके लिए आप अपने बजट में निकाल के चलें। अगर आपको फिर भी इसके लिए बचत करनी है और निवेश करना है,
तो आप इसको एक मीडियम टर्म गोल लेके सोचिएगा और सोचिए कि इसके लिए मैं डेट और इक्विटी इन दोनों के मिक्स में, एक हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट में, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इसके लिए एसआईपी कर सकती हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि न्यूबॉर्न फाइनेंशियल प्लानिंग को भी देखकर ध्यान में देना होता है, वो है पेरेंट्स का खुद का डेट पोर्टफोलियो या उनके ऊपर कर्ज। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नया मेहमान आ गया है, अब साथ में अगर घर लेना हो तो वो घर लेने की प्लानिंग कर लेते हैं। कुछ लोगों का पहले से ही लोन चल रहा होता है, कुछ का बच्चे के जन्म के कुछ सालों के बाद ये प्लानिंग होती है। मतलब क्योंकि साथ ही आपके लाइफस्टाइल स्टेजेस बदल रहे होते हैं, आपकी इनकम क्लास बदल रही होती है, आप भी अपग्रेड कर रहे होते हो, खर्च बढ़ते हैं, कमाई बढ़ती है, खर्च बढ़ते हैं और उसी तरह से कर्ज भी बढ़ते हैं। कितना ज़रूरी है कि प्राथमिकता दी जाए अपने इस अहम गोल को? बिल्कुल आपको लोन आउटस्टैंडिंग आपके जितने भी हो, मान लीजिए आपका होम लोन है, कार लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड का डेट है, इसको बिल्कुल प्राथमिकता दीजिए आप। निवेश करने के पहले हो सके तो इनको आप ज्यादा अमाउंट्स डाल के इनको पहले खत्म कीजिए, क्योंकि इसलिए मैं कहती हूँ कि जो इमीडिएट गोल्स आपके दिख रहे हैं, जो रेकरिंग होंगे, उनके लिए आप बजट बनाइए, इनके लिए ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि लोन जैसे खर्चे आपके कमाई का काफी अमाउंट खा जाते हैं। इसमें मैं एक और पॉइंट कहना चाहूंगी कविता, कि हमने टर्म लाइफ इंश्योरेंस की बात की थी, और इसमें हमें ये भी सोचना चाहिए कि बाय चांस मेरे इतने सारे लोन्स आउटस्टैंडिंग है अभी और इतने डिपेंडेंट्स भी है, मुझे अगर कुछ हो जाए तो ये लोन्स मेरे कौन चुकाएगा। तो आप जब टर्म लाइफ इंश्योरेंस का कवर ले रहे हैं, तो वो कवर में ये भी कैलकुलेट कीजिएगा कि मेरे लोन आउटस्टैंडिंग क्या है, और ये भी आप इंश्योर कीजिएगा कि उस कवर में से मेरे लोन आउटस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाए, अगर मुझे कुछ हो जाए तो। चलिए शिल्पा, अहम गोल पर आते हैं और वो है बच्चों की उच्च शिक्षा। मैं देख रही हूँ आपने हमें कोई सूची भी दी है जहाँ पे अलग अलग स्पेशलाइजेशन अगर बच्चों को करानी है तो उसका खर्च जो है वो कितना आता है, लेकिन ये अभी की कॉस्ट है। बच्चे के बड़े होते होते 15-18 साल के बाद तो ये कीमतें और बढ़ जाएंगी खर्चों की। बेटा, तो अगर आप खर्चों की बात करें और वो भी कॉलेज एजुकेशन की, तो बहुत पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि मुझे अपने बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएशन कराना है, और वो लोग 80 लाख और 1 करोड़ जैसे राशि की बात करते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्पेशली जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आए, या और बहुत बड़ा अमाउंट आपको दिख रहा है, तो मेरा कहना है कि आप ये मत सोच के चलिए कि पूरा अमाउंट मेरे निवेश से आएगा। आप ये भी सोचिए कि इसमें से मैं पार्शियल अमाउंट भी अगर गोल का सेव कर पाऊं, और बाकी मेरे बच्चे अपने स्कॉलरशिप के थ्रू या अपने बल पे कुछ कर पाए, तो ये भी अपने मेरिट से कर पाए, तो ये भी एक तरीका है सोचने का कविता। क्योंकि एज पेरेंट्स हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पहली प्रायोरिटी, एक बार बच्चे बड़े हो जाए तो वो अपने बल पे काफी कुछ कर सकते हैं, तो हमें अपने बारे में भी उस स्टेज पे सोचना चाहिए, क्योंकि उस स्टेज पे आके हमारी रिटायरमेंट भी जरूरी हो जाती है कविता। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आए या अंडर ग्रेड की बात आए, तो आजकल बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं देश से। और होता क्या है कि उस लक्ष्य के लिए जब आप कैलकुलेशन करें, तो एक तो आपको महंगाई तो लेके चलना ही है, और कॉलेज एजुकेशन की महंगाई आपको 10% के इन्फ्लेशन रेट से मिनिमम लेके चलना ही पड़ेगा। हर कॉलेज आपको ये चीज अपफ्रंट बता देता है कि हम लोग हर साल फीस को 10% से बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर आप दूसरे देश भेज रहे हैं, तो उस देश की जो करेंसी है, उसकी भी आपको देखनी पड़ेगी कि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है या अप्रिशिएट हो रही है उस करेंसी के हिसाब से। और मोस्ट प्रोबेबली आप अपने बच्चों को यूएस भेज रहे हैं, तो यूएस का अगर देखा जाए तो डॉलर 3% से अप्रिशिएट होता है रुपी के अगेंस्ट हर साल ऑन एन एवरेज। और अगर आप अभी देखें इस साल में ही कितना ज्यादा वीक हो गया है रुपी अगेंस्ट द डॉलर, तो ये भी एक चीज है। तो आप महंगाई तो देख ही रहे हैं कि 10% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन साथ में हमें ये 3 या 4% डॉलर अप्रिसिएशन का भी लेके चलना ही पड़ेगा। तो आप सोच रहे हैं फिर कि महंगाई तो मुझे अभी 13 या 14% के आसपास लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दो चीजें साथ में हो रही हैं। तो ये चीज लोग भूल जाते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं एक न्यूबॉर्न बच्चे की, तो सोचिए 20 साल में इसका वो जो कंपाउंडिंग इफेक्ट रहेगा इस महंगाई का, वो कितना ज्यादा रहेगा। तो 20 साल में हम सोच रहे हैं कि 15 टाइम्स या 15 गुना या 14 गुना ये अमाउंट बढ़ जाएगा अभी अभी के हिसाब से कविता। बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपने इस पूरे मुद्दे को शिल्पा बहुत आसान भाषा में और बहुत बारीकी में जाके समझाने की कोशिश की हमारे दर्शकों को। और बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ नहीं तो कम से कम पहला कदम रखें
अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की ओर, और वो शुरुआत उसके जन्म से ही आपको कर लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा, आपने समय निकाला इस खास पेशकश में शिरकत की। और इसी के साथ मुझे भी रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों को हमारे